वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। उनके एक ट्वीट पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। कल केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि सिंगापुर से आया कोरोना का नया रूप यानी कि नया वेरिएंट बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है, इसलिए सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। केजरीवाल के इस बयान पर सिंगापुर ने जबरदस्त ऐतराज किया है। सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि राजनेताओं को सच बताना चाहिए, सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है। कूटनीतिक नुकसान को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया और केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा कि इससे भारत सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण रिश्ते को नुकसान हो सकता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को भारत सरकार की राय नहीं मानी जा सकती। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही कुमार कुणाल भी हमारे साथ मौजूद है। गीता, पहले आपका रुख करते हुए, सिंगापुर का जिक्र आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक ट्वीट के जरिए और उस पर विवाद छिड़ जाता है। किस स्तर पर अभी ये पूरा मामला चल रहा है? विदेश मंत्रालय इसे किस नजर से देख रहा है? ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो भारत और सिंगापुर के रिश्तों को बिल्कुल खराब कर दे, क्योंकि सिंगापुर और भारत के रिश्ते बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन मीनाक्षी, फैक्ट्स पर दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल गलत थे, क्योंकि जो कुछ दिन पहले सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि एक नया वेरिएंट जरूर आया है, लेकिन उस वेरिएंट का नाम उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था B1617, जो पहली बार भारत में पाया गया वो अब सिंगापुर में है, जिस वजह से वहां पे स्कूल बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा है और सीरियस कंडीशन हो रहा है बच्चों का। इसलिए उस खबर को जब दिल्ली सीएम तक पहुंची वो बात, उन्होंने B1617 की बात अलग रखकर एक सिंगापुर वेरिएंट का नाम दे दिया, जिससे अब एक बवाल मच चुका है। ये बवाल खड़ा हो चुका है सिंगापुर और भारत के बीच में। सिंगापुर के सरकार ने प्रोटेस्ट बाकायदा लॉन्च किया है भारत के साथ। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि पॉलिटिशियंस शुड स्टिक टू फैक्ट्स एंड देयर इज नो सिंगापुर वेरिएंट। मतलब कि अरविंद केजरीवाल पर सीधे अटैक किया सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने। और उसके बाद भी हमारे खुद के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया। मतलब दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको कोई हक नहीं बनता कि वो भारत की तरफ से सिंगापुर के आगे कोई भी बात रखे। ये इसलिए है क्योंकि अभी डैमेज कंट्रोल चल रहा है। आज आफ्टरनून में यहाँ पर जो सिंगापुर के राजदूत हैं साइमन वोंग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डैमेज काफी हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ट्वीट किया गया, दरअसल इसमें फैक्ट्स का ध्यान नहीं रखा गया। कुमार कुणाल का मैं रुख करूंगी, लेकिन इस बीच सत्येंद्र जैन ने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, जैसे जैसे म्यूटेट होता रहता है वैसे स्ट्रेन्स का नाम अलग अलग रखा जाता है। तो इंडिया में कई सारे स्ट्रेन्स इस टाइम चल रहे हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगता है। तो शाम तक इसको क्लियर कर देंगे। सिंगापुर का ये कहना है कि जो स्ट्रेन कहां से है, जो बात कही गई है वो इंडियन स्ट्रेन है ना सिंगापुर। इसको बता देंगे आपको, स्ट्रेन तो अलग है ही, ये तो पक्का क्लियर है। आप मान रहे हैं कि सिंगापुर का स्ट्रेन है ये? देखो, स्ट्रेन सिंगापुर का है, दिल्ली का है, अमेरिका का है, लंदन का है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन अलग अलग है। कोरोना का स्ट्रेन है। हाँ। सर सिंगापुर सर इसे लेके जो कंफ्यूजन हो रहा है वो ये कहा जा रहा है, ये बता देंगे आपको ना। देखो अभी डिटेल में करेंगे। ये पॉलिटिकल वेरिएंट है, कोई वेरिएंट ऐसा है नहीं है। नहीं, वेरिएंट तो देखो आपको सारे वेरिएंट्स की मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, कितने सारे वेरिएंट्स जो कि बताए गए हैं। देखो वेरिएंट जितने भी होते हैं उनको पहले जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद पता लगता है। और वेरिएंट नहीं है ये कहना तो बहुत गलत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से जो हमारे बहुत पुराने संबंध हैं दूसरे अन्य देशों के साथ में वो डैमेज होते हैं और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। नहीं, देखिएगा, जब लंदन से फ्लाइट्स आ रही थी, हमने सरकार से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि भाई लंदन से आने वाली फ्लाइट्स को रोक लिया जाए। जब सबसे पहले आप 1 साल पहले की बात कीजिएगा, हमने कहा था यूरोप से आने वाली पूरी देश की फ्लाइट रोक दीजिएगा, तो तब भी हमारे खिलाफ कहा गया था भी आप क्यों ऐसी डिमांड कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर दिल्ली को या देश को हमें बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए तो करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि अभी इस तरह का कोई वेरिएंट है नहीं, यानी कि मैंने आपको बताया
कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और आपका ये कहना है कि सिंगापुर में कोई वेरिएंट नहीं है, तो सिंगापुर में तो इसका केस भी नहीं होना चाहिए था। केस तो है सर, ये कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, यहाँ पर सत्येंद्र जैन की बातों से ही ये साफ होता है कि कितना गैर जिम्मेदाराना ये ट्वीट था, क्योंकि इसमें फैक्ट से जुड़ा कुछ भी नहीं था। वो कह रहे मैं पूरी एक लिस्ट तैयार करके दे दूंगा कि कितने वेरिएंट्स मौजूद हैं। अभी तक तो ये रिसर्च का ही हिस्सा बना हुआ है, वो यहां तक नहीं बता पा रहे कि ये स्ट्रेन, ये म्यूटेंट, ये कहां से आया है। वो कह रहे हैं कि कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपने पर्टिकुलरली सिर्फ सिंगापुर का ही जिक्र क्यों किया? बेहद संवेदनशील देश है वो, और उन देशों में शुमार है जहां पर सबसे कम या फिर ना के बराबर केसेस हैं। बिल्कुल, और इसीलिए यह विवाद भी है। और विवाद और सिर्फ इतना नहीं है कि आपने किसी देश का नाम लिया, बल्कि दो तरीके से कोई भी बात अगर आप कहते हैं बतौर अगर मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पर एक राजनयिक संबंध होता है, उसका ध्यान हमेशा रखा जाता है। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो भारत सरकार की तरफ से आनी चाहिए। किसी राज्य सरकार या किसी मुख्यमंत्री को ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर के भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका जो बयान होता है एक राजनीतिज्ञ के तौर पर या किसी मुख्यमंत्री के तौर पर, उससे राजनयिक संबंधों पर सीधा असर होता है। दूसरी बात कि जो सिंगापुर का वेरिएंट है उसको लेकर के ही सीधी तौर पर सिंगापुर ने कहा है कि ऐसा कोई वेरिएंट है ही नहीं। तो ये भी देखना होगा कि आखिरकार जो जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दी वो सही थी भी या थी ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, वो कोई कहीं पर मौजूद नहीं था। तो अब जैसा हम सत्येंद्र जैन को भी सुन रहे हैं, वो भी बैकफुट पर है, सरकार भी बैकफुट पर है, कह रही है कि शाम तक हम बता पाएंगे। लेकिन अगर जब तक ऐसी कोई बात थी ही नहीं तो मुख्यमंत्री को क्या जल्दबाजी थी इस तरीके की बात करने के लिए? और साथ ही साथ जो विमान वहां से आते हैं या जो एयर ट्रैफिक है उसको रोकने के लिए की जो बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। तो अब जो विवाद था वो तो बढ़ चुका है, अब डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, शायद दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री इस तरफ ज्यादा उनका जो बयान है उसकी तरफ ज्यादा इशारा करता है। सरकार ने कह दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं है और इसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यानी कि कोरोना मरीजों के इलाज की जो प्रक्रिया तय की गई है उससे निकाल दिया गया है। कोरोना से जान बचाने में जिस प्लाज्मा थेरेपी का बड़ा नाम था, जिसके लिए प्लाज्मा बैंक बन गए, जिसके लिए आज भी डोनर खोजे जाते हैं, जिसके लिए आज भी लोग गिड़गिड़ाते हैं, उस प्लाज्मा से इलाज को अब सरकार ने कोरोना के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से ही हटा दिया है। मतलब ये कि अब कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल ना करने को कहा गया है। इससे पहले के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ऑफ लेवल ये सिफारिश थी कि मॉडरेट बीमारी में लक्षण दिखने के ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कर सकते हैं। जब से सिम्टम्स बने हैं तब वो प्लाज्मा सबसे ज्यादा काम करता है, पर उस दौरान डिजीज इतना माइल्ड होता है कि लोग घर के अंदर होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमें अभी प्लाज्मा लेना है और ना ही प्लाज्मा देने की जरूरत है, क्योंकि माइल्ड डिजीज कई बार अपने आप भी ठीक हो पाते हैं। तो इसलिए प्लाज्मा का कोई मेजर रोल समझ में नहीं आता है एक बार एडमिशन होने के बाद, जो कि अक्सर 14वें दिन के बाद होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के लिए कह दिया गया? वो भी तब जब पूरी महामारी में इसे जान बचाने वाला समझा जा रहा था, क्योंकि अब तक सब यही कहते थे कि गंभीर मरीजों की जान बचाने में प्लाज्मा थेरेपी बहुत मददगार है। कोरोना को मात देने वाले व्यक्ति का प्लाज्मा जब किसी कोरोना मरीज को चढ़ाया जाता है तो उस मरीज के शरीर में भी संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है। ये एंटीबॉडी संक्रमण से लड़ने की ताकत देती है और कुछ समय बाद मरीज स्वस्थ हो जाता है। इसी वजह से कोरोना से ठीक हुए लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आने को कहा जाता था और बताया जाता था कि संक्रमित होने के 28 दिन बाद प्लाज्मा दिया जा सकता है और इससे शरीर पर भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। एंटीबॉडी 3 से 6 महीने तक बनी रहती है, इसलिए प्लाज्मा देने से दोबारा संक्रमण का भी ज्यादा खतरा नहीं होता। लेकिन अब ऐसा यूटर्न लिया गया कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के ट्रीटमेंट से ही गायब कर दी गई और इसकी वजह ये बताई गई कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के प्रभावी होने के सबूत नहीं है। ये पाया गया कि इससे गंभीर संक्रमण को दूर करने या मौत के मामले कम करने में कोई मदद नहीं मिलती।
इसलिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करते रहना सही नहीं था। जो कोविड का जो डिसीज है बहुत ही कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग डिसीज है। पिछले साल शायद इसका कोई बेनिफिट था क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी इसके लिए। अभी हमारे पास एक वैक्सीन है। पिछले साल इस थेरेपी को हमने ऑफ लेवल यूज दिया था कि मतलब अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप एक एंटीबॉडी दीजिएगा। जिनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है शायद इसको 1 या 2 मैक्सिमम प्लाज्मा देके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसके परिणाम देखिएगा, मरीजों के रिश्तेदार 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए एक प्लाज्मा थेरेपी के लिए खर्च करते थे। उनको एक डोनर लाना पड़ता था और उसकी क्राइटेरिया होती थी, और ये कोई गारंटी नहीं है कि डोनर के अंदर उसका प्लाज्मा का जो टाइटर है मोर देन 3:5 जो हमें चाहिए वो उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। सो बहुत पेशेंट ने सफर किया है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है इट्स ए वेरी गुड डिसीजन एंड वी वेलकम इट। प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के लिए पिछले काफी समय से चर्चा चल रही थी। पिछले हफ्ते कोरोना की नेशनल टास्क फोर्स और ICMR की बैठक में इस पर सहमति बन गई कि अब प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज को रोका जाएगा। देश के 18 एक्सपर्ट्स ने प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार को चिट्ठी भी लिखी थी कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं है, इसका इस्तेमाल तर्कहीन और अवैज्ञानिक है। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज सबूतों पर आधारित नहीं है। बिना सोचे समझे इसके इस्तेमाल से वायरस के और ताकतवर होने की भी आशंका है। तूफान ताउते तो गुजर गया है, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान जरूर छोड़ गया है। गुजरात के कई शहरों में इस तूफान ने जान माल को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। गुजरात के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 13 लोगों की मौत की खबर है। जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तूफान ताउते ने शहर को कैसे हिला कर रख दिया, ये तस्वीरें उसकी बान की है। अहमदाबाद में UN मेहता रिसर्च सेंटर की इमारत का ये हिस्सा तूफान की तबाही झेलने में नाकाम रहा और भरभरा कर गिर पड़ा। अब अहमदाबाद की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें एक होर्डिंग चौराहे पर एक मिसाइल की तरह जाकर गिरा। तूफान से अहमदाबाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सड़क पर समंदर जैसे हालात बन गए। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते से गुजरात के 2437 गांव में अंधेरा हो गया। ताउते तूफान सोमवार रात को गुजरात पहुंचा और पीछे छोड़ गया तबाही के कभी न भूलने वाले निशान। आज तक संवाददाता गोपी खांगर ने तूफान का कहर अपनी आंखों से देखा। तबाही की एक एक तस्वीर गोपी ने अपने कैमरे में कैद की। आप देख सकते हैं कि ताउते का असर ना सिर्फ जहां पे उसने लैंडफॉल किया वहां पे देखने मिला, बल्कि जो मध्य गुजरात है, मध्य गुजरात के भी इलाकों में जो लिमड़ी का इलाका है वहां पे भी उसका जो असर है वो देखने मिला। सामान उड़ गए हैं। अगर पेड़ की बात की जाए तो करीब 50,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं, तो वही अगर इलेक्ट्रिक पोल की बात की जाए तो 60,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक पोल जो सौराष्ट्र जहां जहां ये चक्रवात ताउते गुजरा वहां पे वो तबाही मचाता गया। और सबसे महत्वपूर्ण अहमदाबाद में भी कई ऐसे बैनर्स, होर्डिंग्स हैं जिसको ताउते ने तबाह कर दिए। पूरे गुजरात में तूफान ताउते से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के पास समंदर में भारतीय नौसेना राहत और बचाव के ऑपरेशन में कई मोर्चों पर तैनात है। मुंबई के समंदर से 35 नॉटिकल माइल्स दूर बार्ज P305 जहाज उफान में बुरी तरह से फंस गया है और करीब करीब डूब रहा है।
जहाज से काफी लोग निकाले जा चुके हैं और इस वक्त बाकियों के तलाशी अभियान पर नजर है। मुंबई के पास ही GAL से जुड़े लोगों को नौसेना के हेलीकॉप्टर ने बचाने में कामयाबी हासिल की। तो उधर गुजरात के उफनते समंदर में 3 शिप पर सवार लोगों की रक्षा के लिए INS तलवार तैनात है। चारों तरफ पानी का अंबार और समंदर के बीच 4 जहाजों को बचाने की जद्दोजहद। ताउते तूफान के बीच समंदर में जिंदगी बचाने की सबसे कड़ी चुनौती से जूझ रही है भारतीय नौसेना। 4 जहाज और 710 लोगों की जिंदगी बचाने का ये महामिशन सोमवार से लगातार जारी है। सबसे पहले उन 4 जहाजों के बारे में जानिए जिन पर 710 लोग ताउते तूफान की वजह से फंस गए। बार्ज P305 पहला जहाज था जिस पर 273 लोग सवार थे, जिसमें से 184 लोगों को बचा लिया गया। 89 लोग अब भी लापता हैं। दूसरा जहाज बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर, जिस पर सवार सभी 137 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। तीसरे जहाज बार्ज SS3 पर 196 लोग फंसे हैं, जबकि चौथे जहाज सागर भूषण पर 101 लोग फंसे हैं, जिन्हें खोजकर बचाव का काम जारी है। इस तरह अरब सागर में छोटा जहाज P305 डूब गया है और बाकी 3 व्यापारिक जहाज अब भी समंदर में सुरक्षित हैं। लेकिन जब ये चारों छोटे जहाज ताउते तूफान में फंसे तो इनकी तरफ से नौसेना से मदद मांगी गई, जिसके बाद नेवी ने पहले 3 और फिर 5 बड़े जहाजों को भेज दिया। नौसेना के मुताबिक ताउते तूफान के बीच का ये खोज और बचाव अभियान हाल के दशकों का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। Well, this is one of the most challenging search and rescue operations I have seen in the last 4 decades. As we speak, 4 of our Indian Navy ships are on site. That is INS Kochi, INS Kolkata, INS Talwar and INS Betwa. For the last 20 hours, these units have been battling to search and rescue as many people as they can through. और टूल किट मामले को लेकर लंबा विवाद छिड़ गया है। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं संबित पात्रा, सुनिए। वैनिटी प्रोजेक्ट मोदी जी के उसको मोदी जी का घर, मोदी जी का पैलेस, मोदी जी का महल बताना है, ये कल हमने खुलासा किया था और आज उसकी ऑथर का नाम सौम्या वर्मा के रूप में सामने आ रहा है। सौम्या वर्मा आखिर कौन है? आप उसके मैडम के फेसबुक प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल इत्यादि में जा सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड है। अर्थात जो AICC रिसर्च विंग है, जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। आप यहां देख सकते हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये सौम्या वर्मा जी आखिर कौन है, ताकि कांग्रेस पार्टी सौम्या वर्मा को नकार न दे। आप देख सकते हैं सौम्या वर्मा यहां बैठी हुई हैं 2 महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और प्रोफेसर गौड़ा भी शामिल है। प्रोफेसर गौड़ा जो AICC रिसर्च टीम को हेड करते हैं, और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फोटो, और यूं कहा जाए तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं, उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं। मैडम यहां बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा है। आप एक दूसरी तस्वीर भी देख सकती हैं, इसमें भी आप सौम्या वर्मा जी को पूरे रिसर्च AICC रिसर्च टीम के साथ, जो प्रोफेसर राजीव गौड़ा हेड करते हैं, बीच में आप देख सकते हैं प्रोफेसर राजीव गौड़ा बैठे हैं, और बाकी पूरी टीम के साथ सौम्या वर्मा जी को भी आप देख सकते हैं। इसमें और भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां देखिए प्रोफेसर राजीव गौड़ा के साथ सौम्या वर्मा जी बिल्कुल उनके साथ मौजूद हैं, और ये पूरी टूल किट गैंग, यहां आप टूल किट गैंग को भी देख सकते हैं। ये वही गैंग है
जिन्होंने देश को अपमानित करना, किस प्रकार से सेंट्रल विस्ता को लेकर झूठ फैलाना, वेंटिलेटर्स को लेकर झूठ फैलाना, किस प्रकार मोदी जी के इमेज को टार्निश करने का प्रयास करना, इस सब का जो निर्माता है, जो ऑथर है, वो ये गैंग है। आप आगे भी जो मैंने दिखाया था, मैं इसके कलर्ड पिक्चर को दिखाता हूं। ये सोशल मीडिया प्रोफाइल में सौम्या वर्मा स्पष्ट रूप से कहती हैं कि वो AICC रिसर्च के साथ जुड़ी हुई हैं, और तो और वो राजीव गौड़ा जी के ऑफिस के साथ संबंध रखती हैं। और मैं एक और सोशल मीडिया का पोस्ट दिखाना चाहूंगा जिसमें ये स्थापित होता है। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है वर्किंग ऑन द मैनिफेस्टो, और ये सोशल मीडिया टीम है जो मैनिफेस्टो टीम थी दिल्ली के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी का। तो वर्किंग 2 फरवरी 2020 का ये पोस्ट है और लिखा हुआ है, आई कोट, वर्किंग ऑन द मैनिफेस्टो ऑफ आवर नेशनल कैपिटल दिल्ली हैज बीन अ चेरिशिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. I owe a lot of Indian National Congress to give youngsters to be part of such an important exercise. Thanks to Professor Rajiv Gowda for his experience and working under the guidance of Mr. Ajay Makin, Mr. Subhash Chopra, Ms. Kiran Walia, Sarmishtha ma'am has certainly been a treat to our minds. But mention that Amitav, Pooja Chopra Bahari and Soumya Verma and Sonali Thangia are certainly amongst the best colleagues to work for long hours. कांग्रेस वाली दिल्ली मैनिफेस्टो टू लॉन्च AICC रिसर्च डिपार्टमेंट। आप खुद देख सकते हैं AICC रिसर्च डिपार्टमेंट की वो एक अहम हिस्सा ही नहीं बल्कि मुख्य भूमिका में वो रहती हैं सौम्या वर्मा जी। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने इस सत्य को जनता के सामने प्रतिपादित किया, और कोई राजनीति के लिए नहीं किया, देश के नाम को बदनाम करने के लिए इंडियन वेरिएंट वायरस को इंडियन वेरिएंट का नाम देने का जो होड़ चल रहा है। देखिए, इसमें भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये टूल किट के तो ऑथर को हमने उजागर किया। और तो और मैं आपको एक और ट्वीट राहुल गांधी का दिखाना चाहता हूं। यह ट्वीट आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी का, ये 9 मई के आसपास का है, और इसमें क्या लिखा है, मोविड, कोविड को इन्होंने नाम मोविड दिया है। कल हमने दिखाया था कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से इस टूलकिट के माध्यम से इंडियन वेरिएंट नाम को और मोदी स्ट्रेन नाम को आगे बढ़ाने की कवायद की थी, और आज आप खुद देख सकते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मोविड पैंडेमिक, अर्थात पूरे विश्व जिसको कोविड के नाम से जानता है, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कंसर्टेड एफर्ट है कांग्रेस पार्टी का इसमें प्रधानमंत्री जी के नाम और भारत के नाम को घसीटने का। साथ ही आप राहुल गांधी जी के दूसरे ट्वीट भी देख सकते हैं। एक ट्वीट में जो यहां आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, ये बहुत पुराना ट्वीट है उनका इस पैंडेमिक के समय का, और उन्होंने उसमें लिखा है कि द इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। जो इंडिया की वेरिएंट है वो अब स्विट्जरलैंड पहुंच गया है, और इंडियन कोरोना वायरस, आप सोचिए, जो हम कल बता रहे थे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो प्रत्यक्ष मौजूद है। और तो और ये सोनिया जी हैं, सोनिया फेलेरियो, इनके पिताजी MP हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये खुद लिख रहे हैं, आई हैव नेम्ड द सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट द मोदी वेरिएंट इन द ऑनर ऑफ द पर्सन मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये है 9 मई 2021 का, मतलब टूल किट सामने आने से पहले का। और शशि थरूर जी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी इंडियन वेरिएंट कह के अपने कई ट्वीट्स में इस वायरस को संबोधित किया है। तो जो कल हम बता रहे थे वो बिल्कुल एविडेंसेस स्पीक फॉर देमसेल्फ। जो एविडेंस आपके सामने आज हम रख रहे हैं वो अपने आप ही इस विषय को स्थापित करते हैं, और सौम्या वर्मा जो ऑथर हैं, आज ये विषय पूरे देश के सामने स्थापित हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं अपील करना चाहूंगा कि आज देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो टूल किट था उसका ऑथर आज सामने आया है। Soumya Verma, does she work in AICC research wing under Rajiv Gowda or not, is the answer which we are seeking. क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी AICC रिसर्च विंग में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के निहित काम करती है? और क्या वो इस टूल किट की ऑथर नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। धन्यवाद।